दोस्तों, आइए यूपीएससी का 1994 का हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं 1993 का मेरा हो चुका है, आप उसको ज़रूर देखें, लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। क्यों यार, आपको मैं बता रहा हूं क्यों। और आपको अगर अच्छा लगता है तो मेरा मास्टरमाइंड क्लासेस बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और मेरा चैनल बहुत से ज़्यादा व्यू करने की कोशिश करें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं। और बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और समझिए क्यों, क्योंकि मैं यही बताने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं हो तो भी आंसर आप कर सकते हो एक बार। तो आइए देखते हैं उच्चतम न्यायालय पहला क्वेश्चन 1994 का क्या है, परामर्शी अधिकारिता के विषय में। बिल्कुल, अब ये लिखा है परामर्शी, मैं ऐसा बता देता हूँ, ऐसा पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही बात। और ये ऐसा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है परामर्श देने का, और वो कहाँ पर है तो आर्टिकल 143 के तहत। तो आइए, अब ये बात आपको पक्का पता है। अगर ये बात पहले नहीं पता था, आज कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा पावर हाई कोर्ट के पास भी होता है कि नहीं होता है, आपको पता है कि नहीं है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है, मतलब उच्चतम न्यायालय कह नहीं सकता कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा। राष्ट्रपति, मतलब कोई मामले में अगर राष्ट्रपति पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, और मैं आपको बता दूँ, मतलब राष्ट्रपति या कोई मामला पूछ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बताने के लिए मना नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी मामले में नहीं भाई, किसी भी मामले में नहीं, कुछ मामलों में। तो ये आंसर यूपीएससी का कहाँ से फैक्चुअल हुआ था, यहाँ से। तो पहला आंसर नहीं होगा। जब आपको पहला पता है तो ये और बी तो नहीं हो सकता। अब आपको पक्का पता है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 और 4 में दारमदार है। 3 और 4 में क्या सही है, तो सबसे पहले 3 देखते हैं और 4 देखते हैं। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। अब आपको क्या लगता है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोला सरकार मान लेगी? भाई नहीं मानेगी यार। क्या है, भारत में कौन सी सरकार है? संघीय व्यवस्था है ना, संघीय व्यवस्था है, जहाँ पर केंद्र अपना काम करता है, राज्य अपना काम करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य करता है। भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपना अपना काम करते हैं। तो कोई बोले, मतलब विधायिका जो बात न्यायपालिका जो बात बोले विधायिका माने, ऐसा ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसको ज़रूरत नहीं है। केवल इस मामले में, ऐसा नहीं कि कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है और कोई बिल बना दिया और न्यायपालिका ने बोल दिया ये बिल तो ख़राब है, नल एंड वाइड करता हूँ मैं आर्टिकल 32 का यूज़ करके। तो भाई ऐसा नहीं है, उस मामले में तो छोड़ो, उस मामले में तो इनके कुछ भी हो सकता है, उस मामले में तो विधायिका को बात मानना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में जो परामर्शी अधिकारिता था, इस मामले में ये आंसर सत्य था। तो 2 और 3 के आंसर सही की ओर जाता हुआ। दूसरा क्या था, परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन किसी निर्देश पर पूर्णपीठ सुनवाई करती है, और ये बात सच है। और ये बात इसलिए सच है कि 5 जजों की बेंच बैठती है, 5 जजों से कम तो हो ही नहीं सकता। मतलब वैसे नॉर्मली 3 जज बैठते हैं, लेकिन जब आर्टिकल 143 का यूज़ करते हैं तो 5 जजों की बेंच बैठती है। और अधिकतम जज कितने हो सकते हैं, तो 27। न्यूनतम जज कितने हो सकते हैं, 3, लेकिन कई बार 2 भी हुए हैं। तो जज कितने होंगे, पीठ कितना होगा, इसके लिए संविधान में पूरा तरीके से व्यवस्था नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कितने पीठ कब बैठेंगे। चलो यार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ये पूछा था कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन फैक्चुअल हुआ था, यहाँ पे क्या सभी सदस्यों का करते हैं? ये बात बिल्कुल रॉन्ग है। जहाँ सभी मिले, केवल मिले, विशेष मिले, वहाँ पे पक्का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी बड़ा फैक्चुअल भी होता है कई बार। तो ये आंसर गलत है और इसमें सही पूछा है, तो पहला नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति है क्या राज्यसभा का मतलब सभापति होता है? मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। एक बार संसदीय व्यवस्था में क्वेश्चन इससे रिलेटेड 1993 में भी था, 94 में। तो संसदीय व्यवस्था पे पक्का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी बी आंसर इसका करेक्ट है। अब मैं सी भी नहीं देखूंगा। सी ऐसा बता रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसी राज्य का सदस्य होना चाहिए, ऐसा ज़रूरत नहीं है इंडिया में यार। आप एग्जाम्पल के लिए, मोदी गुजरात से भी लड़े थे और आप बनारसी से भी लड़े थे, और ये करेक्ट आंसर है। तो बी सी इसलिए भी नहीं होगा। भारत के संविधान में ऐसा कोई मंत्री नहीं बन सकता। भाई मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी राज्यसभा के सदस्य थे और फिर भी कहाँ बने, प्रधानमंत्री बन गए। तो मंत्री बनने से तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता।
मतलब मंत्री है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोकसभा का हो या राज्यसभा का मंत्री अब बन सकता है, मंत्री या बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। मतलब उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति। और पदेन का मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति जो आदमी बनता है वो आदमी तुरंत ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। मतलब मान लीजिए आप कोई उपराष्ट्रपति बनिए और तुरंत राज्यसभा का सभापति भी आप बन जाएंगे, अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि ये पोस्ट आपको मिल गई है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा यूपीएससी का क्वेश्चन था। भारत में समाचार पत्रों के बारे में पूछा जा रहा है और मैं आर्टिकल 19 पढ़ा दिया हूँ। बोलने का अधिकार है, इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें मीडिया भी आती है। आर्टिकल 19(1) विशेष रूप से उपबंधित है। क्या विशेष रूप, विशेष मतलब केवल नहीं यार, ऐसा आंसर तो नहीं हो सकता। केवल नहीं, आर्टिकल 19(1) ही नहीं है, सब कुछ बहुत कुछ उसमें गिवन है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। यानी इसका आंसर बी सही है। व्यापक स्वतंत्रता मतलब मीडिया को भाई कभी भी नहीं रोका जा सकता है। पता है व्यापक इसलिए लिख रहा है ये बात, क्योंकि यार इनके पास विशेष पावर है, विशेष पावर है। हमारे पास इतना पावर नहीं है जितना मीडिया के पास पावर है, क्योंकि मीडिया को रोका नहीं जा सकता। मतलब मीडिया बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली है। तो बी आंसर इसका करेक्ट था। और व्यापक स्वतंत्रता है, याद रखिएगा आपको। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली में जो आर्टिकल 14 है, आप उसको मेरा वीडियो पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा मैं बी इसका आंसर क्यों बोला हूँ। ये आर्टिकल 19 से ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि व्यापक स्वतंत्रता लिखा था, तो ये मेरा 14 से भी क्वेश्चन था, मतलब कानून के लिए। और सी कभी हो नहीं सकता और डी कभी होगा ही नहीं, तो मैं सी डी नहीं पढ़ रहा हूँ। फोर्थ ऑप्शन यार आपको पता नहीं है तो भी आप कर लोगे। केंद्र राज्य संबंध में मतलब विशेष रूप से, विशेष मतलब केवल म्यूनिसिपल संबंध के बारे में क्या कहा गया है। तो मान लीजिए केंद्र राज्य संबंध है और उसके म्यूनिसिपल से क्या लेना देना होता है। आइए देखते हैं। पहला, विधायन क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। योजना प्रकल्प में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में। तो म्यूनिसिपल क्या होता है ना, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य इसमें कानून बना सकता है। तो यार पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि विधायन केंद्र नहीं बना सकता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वित्तीय मामले नहीं देते हैं, राज्य अपने राज्य आयोग बनवाता है, वहाँ से चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है अलग से, और इसका चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है, और राज्य से इनको मतलब कि राज्य वित्त आयोग भी बनता है और वो खर्चा भी इनका देखता है। बी आंसर भी नहीं होगा। सी, प्रशासनिक क्षेत्र में नहीं भाई, कि मतलब इसमें कौन आदमी नियुक्त होंगे वो राज्य खुद ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो सी आंसर भी नहीं होगा। डी आंसर एकदम करेक्ट था। प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, तो इसका आंसर डी था। इतना ही है, इतना। ये क्वेश्चन कहाँ से था, स्थानीय शासन व्यवस्था से ये क्वेश्चन था। 5वें नंबर का क्वेश्चन ये बताया जा रहा है कि निर्गत मत सर्वेक्षण जो पोलिंग वगैरह होती है उससे रिलेटेड, निर्गत मत सर्वेक्षण कौन सा सही है ये बताना है। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचोत्तर सर्वेक्षण व्यक्त करती है जिससे पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ये आंसर करेक्ट है। अरे आजकल जो बूथ वगैरह में पोलिंग वगैरह पहले नहीं होती है कि कौन पार्टी जीतेगी, मतलब किसको कितना वोट पड़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, और इसका आंसर ये है। देखिए अब देखिए, जनमत सर्वेक्षण और निर्गत मत सर्वेक्षण एक ही बात है। यूपीएससी इतना फैक्चुअल क्यों हो रहा है मुझे समझ में। निर्गत मत सर्वेक्षण वो एक थी जिसमें मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतम सही, कैसे कह सकते हो कौन जीतेगा, इतना अधिकतम सही मतलब कोई बता दे कि 97% बीजेपी बनने वाली है, तो ऐसा कैसे सत्य हो सकता है। निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में ऐसा या मतलब नियुक्त किया गया है। देखो यूपीएससी कितना फैक्चुअल हो रहा है, इसका आंसर ये है। कितना फैक्चुअल यूपीएससी होता है। 6 नंबर का ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना, तो जैसे मोदी ये खुद अपने आप में क्या है, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब प्रधानमंत्री बने, वैसा क्वेश्चन बन रहा है कोई बिना मुख्यमंत्री या बने सीधे प्रधानमंत्री बना। तो आप बताइए। चरण सिंह भाई पहले था, मोरारजी देसाई। चलो आपको आंसर देता हूँ, एक केक देता हूँ। पहला आंसर मोरारजी देसाई करेक्ट है, तो पहला नहीं होगा। आपको अगर पता हो तो चरण सिंह भी मुख्यमंत्री थे, तो ये बात भी नहीं है सही लगती। तो अब अगर आपके पास, अगर आपको अब पता नहीं हो तीसरा चौथा पाँचवा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आंसर इसका चौथा सही है, मतलब चंद्रशेखर। तो कहीं ना कहीं आपको 2 आंसर पता थे तब भी आप इसको एलिमिनेट कर पाए। तो हमेशा यूपीएससी ऐसा नहीं है कि ऐसा पूछेगा एकदम फैक्चुअल होगा, नहीं भाई, कुछ लॉजिक लगाओ
आपके पास दिमाग आता है तो लगाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आइए 7वां नंबर का क्वेश्चन करते हैं कि इसमें अजर्सन पूछा है रीजनिंग। अजर्सन को करने से रीजनिंग करने के लिए क्यों आंसर मिलना चाहिए। भारत में ये पहला क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों के बहुमत पाने वाले। कहने का मतलब यह पाया जा रहा है कि भाई तुमको मतलब कोई मुख्यमंत्री कैसे बनता है, क्या वो 80% वोट पाता है तब, या फिर क्या वो 50% से ज़्यादा वोट पाता है तब, मतलब हम लोग ये बी पर्सन से उसको 80% वोट मिला है, या वो 50% से ज़्यादा सीट पाता है तब। ये तो ये कहना यह चाह रहा है कि 50% से ज़्यादा सीट पाता है तब। तो ये आंसर भाई करेक्ट है, बात सत्य है। अब मतलब कितना वोट पड़ा है कोई नहीं यार, आपको पता है मतलब 80% से ज़्यादा सीट मिला था राजीव गांधी को, 400 से ज़्यादा उसके पास सीट थे। आज तक इंडिया में इतना ज़्यादा सीट कोई भी नहीं जीता है। तो 80% से ज़्यादा उसके पास सीटें थी, लेकिन उसको 50% से कम वोट मिला था। आप सोच सकते हैं 50% से कम लोगों ने। तो ये हमारे राज्य की व्यवस्था का कमी है, आप समझ सकते हैं। भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा वोट जो पाता है, सबसे ज़्यादा आगे वही जीते, ये वाला कॉन्सेप्ट है इंडिया में। दूसरा वाला ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, कारण क्यों, क्योंकि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। नहीं भाई, तो ये एकदम आंसर भी गलत है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित में क्या होता है, मतों की मतलब ऐसा देखा जाता है ए बी पर्सन्स, अपेक्षिक बहुलता की कौन से लोगों को ए ने ज़्यादा वोट करा, बी ने ज़्यादा, सी ने, अब ये हिंदू था, ये मुस्लिम था, ये सिख था, इनने ज़्यादा करा इसलिए ऐसा आंसर पूछा जा रहा है। तो सी तो वैसे गलत ही है, तो ये सही है, आर गलत है। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। 8 नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग, मैं बता चुका हूँ इलेक्शन कमीशंस के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति निर्वाचन कराना। लोकसभा का स्पीकर का चुनाव मैं पहले बता चुका हूँ। अगर पहला आंसर आपको अभी मैं टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट किया है यूपीएससी ने, तो पहला आंसर सही नहीं है। अब देखते हैं दूसरा, नगर पालिका और नगर निगमों का, ये आंसर भी गलत है, दूसरा भी सही नहीं है। तो अब आपके पास आंसर पता है, तीसरा आपको न भी पता हो तो भी पता है कि डी आंसर इसका होगा। तो इसलिए कई बार यूपीएससी ने, जो निर्वाचन आयोग है वो 3 आदमी का इलेक्शन करवाता है। पहला लोकसभा का, दूसरा राज्यसभा का, तीसरा विधानसभा का, चौथा राष्ट्रपति का, पांचवा उपराष्ट्रपति का। इससे ज़्यादा काम इसका नहीं है। और लोकसभा स्पीकर्स का कौन इलेक्शन करवाता है, तो खुद ही सदन करता है। उपाध्यक्ष का कौन करता है, तो खुद ही सदन करता है। अब एक पैनल होता है लोकसभा का, उसका चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष खुद ही नॉमिनेट करता है। चुनाव इसका होता नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। और अगर बोले राज्यसभा का सभापति का, तो भाई उसका चुनाव, वो उपराष्ट्रपति होता है, तो उसका चुनाव तो होता ही नहीं है, तो अपने आप बिन जाता है। यूपीएससी यार फैक्चुअल हो सकता है, मैं बता सकता हूँ, मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मुझे पता है क्यों। भारत में निर्वाचन के लिए कौन सा निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष। अब ये देखिए रिपीट किया यूपीएससी ने, संविधान सभा वाला आप 1993 क्वेश्चन देखिए, ये आंसर सत्य है। और एकल संघ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और राज्यसभा का जो चुनाव होता है, यही होता है सिंगल ट्रांसफर वोट। और ये वाले दोनों इंडिया में नहीं है, यही वाला होना चाहिए इंडिया में, थर्ड फोर्थ नहीं है। और इसका आंसर बड़ा अच्छा है, यानी आप देख सकते हैं 1 और 2 करेक्ट है, इसका आंसर ए सही है, ये सही है। और पहला क्वेश्चन ये था कि कर सेंटर लगाता है, लेकिन उगहने का जो काम है, नहीं बोलते कि उगहता कौन है, इसको लेता कौन है, तो वो राज्य, तो ये स्टाम्प शुल्क था, ये क्वेश्चन था। इसका आंसर बहुत अच्छा, ये टैक्सेशन सिस्टम से था। 11वें नंबर का क्वेश्चन, किनसे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिय संघीय, परिय संघीय। भाई संघीय व्यवस्था का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, केंद्र और राज्य दोनों का अपना अपना कानून है। केंद्र अपना बनाता है, राज्य अपना कानून बनाता है। तो आइए पहला देखते हैं, संविधान लिखित है और अनन्य, इससे नहीं पता चलता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे भी नहीं पता चलता। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इससे भी नहीं पता चलता। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का और वितरण, इससे पता चलता है, यानी डी आंसर। और इसमें ओके, ये आंसर काफ़ी अच्छा था। ये क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी, संघीय व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लिया। संघीय व्यवस्था से हर एक साल क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है
किसी राजनीतिक दल और लोकसभा में सब ये वोट मिले हुए हैं। आप सोचिए अभी कौन है, अभी कौन सी पार्टी है, अभी कौन है, अभी 2014 से 2023 तक कौन सी पार्टी रहने वाली है, वही उसी की बात हो रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि सी आंसर है भाई। इतना कम चुनाव मिला था यार, आप इतना वेट करने के बाद बीजेपी की सरकार आई है। आप सोच सकते हैं कि 7% वोट मिलते थे, 11%, 22%, और आज बीजेपी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री है बन चुके हैं। तो आप सोच ही सकते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन भाई यूपीएससी है। यूपीएससी कई बार करवा देता है 2-3 बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ने का तरीका बदलिए, यूपीएससी एक बार में सिलेक्शन करवा देगा। कौन सी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो ऐसा हम सोच भी सकते हैं। चलो सेकंड के आंसर के साथ मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो अब सेकंड आपको पता है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष भाई प्रधानमंत्री भी करता था, अभी योजना आयोग नहीं है। तो दूसरा आंसर अगर सही नहीं है तो बी और डी के साथ नहीं जाऊंगा। अब 50-50 है। पहला तो पक्का पता है सही है, मतलब तीसरा पर देखना है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री है, नहीं भाई, ये आंसर इसका ए था सही, ए था सही। यूटी का मुख्यमंत्री दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्त भलाई से राष्ट्रपति के द्वारा होती है, बट पौंडीचेरी का ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चंस इसका आंसर ए है, मतलब हर एक राज्य का बता रहा है होता है क्या, ऐसा क्वेश्चंस। 14 भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना। अभी आधारभूत संरचना आपको बताना है क्या है, वही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। अब देखिए केशवानंद से रिलेटेड ये केस है 1973 का। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी ताकतवर हो गया था और हमें ज़्यादा अधिकार मिल गए थे। हमें ज़्यादा अधिकार, विधायिका क्या हुई थी, 0 हो गई थी। हमारे अधिकार क्या हो गए थे, 100 हो गए थे। तो आज हम लोग जितना बोलने का अधिकार पाते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट हमारे पास ना, जो बोलते रहते हैं, किसी को गाली देते रहते हैं और विधायिका नहीं रोक पाती है, सरकार नहीं रोक पाती है, 0 हो गई है, 100 हो गई, वही वाला केस पूछा जा रहा है। तो पहला देखते हैं, संविधान का संशोधन केवल इसकी प्रक्रिया से नहीं भाई, संविधान का संशोधन विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। ज़रूरत नहीं है, आपको पता है नॉर्मल होता। मूल अधिकारों को न कम किया जा सकता है, नहीं छीना जा सकता। मैं बताया हूँ मूल अधिकारों को कम ज़्यादा किया जा सकता है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो बी आंसर भी नहीं होगा और सी आंसर भी नहीं होगा। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते, और इसका आंसर ए था, यानी 14 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ए था। और डी क्या है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको पता है एक बार संशोधन किया गया है 42nd अमेंडमेंट में, और मैं इसको बता चुका हूँ। मेरा प्रियम्बल वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। और प्रियम्बल अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तभी नल एंड वाइड कर सकते हैं कानून को। प्रियम्बल का उल्लंघन किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नल एंड वाइड नहीं किया जा सकता। यूपीएससी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। और इसका मतलब आंसर क्या है, ए है। इसका आंसर क्या है, 14 का ए आंसर है। तो दोस्तों आज ये हमारा 1994 का क्वेश्चन हो गया ख़त्म। 14 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, क्यों कैसे मैं यह भी बता चुका हूँ। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए आज तक कोई कानून नहीं है, कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है हर एक बार जब कानून बनाता है कि वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है, वो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, बस। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगता है। आप क्यों हमेशा अपने आंसर ढूंढिए, क्यों मैं ऐसा आंसर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।